हिंदी कहानी, रंगमंच और उसके विकास के चरण। हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि, इनके बारे में चर्चा आगे हम करेंगे। दोस्तों, किसी नेटवर्क इशू की वजह से या किसी की वजह से क्या है, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ आ गई होगी। हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। हिंदी आलोचना से विशेषकर प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, हिंदी की कौन कौन सी आलोचना कृति हैं, उनके मिलान के लिए भी आता है। विशेषकर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं भी यहाँ से पूछी जाती हैं। और रामविलास शर्मा, ये जो आलोचक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, इन 4-5 जो नाम मैंने लिए हैं, यहीं से प्रश्न अधिकांशतः परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, इस कारण से हमने क्या इकाई 2 का जो अध्ययन किया है उसको एक बार दोबारा से हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, वैसे मैंने बता दिया विस्तार में, फिर भी। इकाई 1 जो थी, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, इन में कौन कौन सी आर्य भाषाएं आती हैं, वहीं से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इसमें हिंदी की जो 5 भाषा वर्ग हैं, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग, इनमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं और इनकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका जो प्रश्न है परीक्षाओं में से संबंधित आ जाता है। हिंदी के विविध रूप हैं, यहाँ से प्रश्न कम ही देखने को मिलता है, और मिलता है तो क्या है, अमीर खुसरो की जो रचना है वहाँ से प्रश्न मिलता है। हिंदी का भाषिक स्वरूप है जो हिंदी की स्वप्न व्यवस्था, खंडे, खंडेतर, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी की शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, यहाँ से प्रश्न कम मिलता है। प्रश्न मिलता है तो हिंदी की स्वप्न व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, यहाँ से प्रश्न आ जाता है परीक्षा। आगे हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आता है। एक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि के बारे में प्रश्न परीक्षाओं में आता है। आगे हम हिंदी की जो इकाई 2 है, इसमें भी क्या है, आवाज़ नहीं आई थी, इस वजह से क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो आवाज़ आ गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें क्या पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, इसमें से प्रश्न बहुत कम ही आता है, प्रश्न आता ही नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं, वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम है और विधेयवाद, उनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, क्या हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या क्या नाम दिए गए, और इसका नामकरण जो है वो क्या किया गया, और कौन से सन में हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी गई, इसके बारे में प्रश्न। आदिकाल की विशेषता और साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में प्रश्न। राष्ट्र साहित्य है, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, इनमें जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं, जैसे सरैपा है, सबरपा है, आमिर खुसरो है, वर्तेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूली की जो रचना है वहाँ से प्रश्न आ जाता है। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है,
परमार रासो है, यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में आता है। आदिकाल से विद्यापति और अमीर खुसरो की जो रचना धर्मता है वहां से प्रश्न आता है परीक्षा में। भक्ति काल के उदय के संबंध में जो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो वक्तव्य है वहां से प्रश्न आ जाता है कि अखिल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि हताश और निराश भारतीय हिंदू जनता पर और कोई चारा नहीं था, जिसका अध्ययन हम विस्तार से अगली कक्षाओं में करेंगे। आगे भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आलवार और नैनार दो प्रकार की संत धाराएं थी, इनमें से प्रश्न मुश्किल से ही आता है, प्रश्न बहुत कम आता है, ये ध्यान रखना है। केवल आलवार जो वैष्णवों से संबंधित थी, नैनार शैवों से संबंधित थी, इसमें कितने कितने संख्या में संत थे। भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो ध्यान रखने, और उन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन है। इसके साथ साथ निर्गुण और सगुण जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन अगली कक्षा में हम करेंगे। इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास जी, सूरदास जी और जायसी जी। रीतिकाल में इसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। अधिकतर प्रश्न यहीं से आता है कि रीतिबद्ध में जैसे अब ये भिखारी दास जी हैं, केशवदास हैं, पद्माकर, मतीराम, यहाँ से एक बिहारी जी रीति सिद्ध में, रीति मुक्त में घनानंद आलम बोधा ठाकुर, इनकी रचना धर्मता से प्रश्न आता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, केशवदास जी की रचनाओं से खूब प्रश्न आते हैं। आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान है, उसमें 4 जो लेखक हैं अपने मुख्य, वहाँ से प्रश्न आता है कि उनकी रचना धर्मता से प्रश्न आता है कि उनकी रचना कौन कौन सी है और फोर्ट विलियम कॉलेज में उनका क्या योगदान है। एक सर जॉन गिलक्रास्ट जो उनके प्रधान अध्यापक थे उनके बारे में। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 18 शताब्दी क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु युग और उनका योगदान, भारतेंदु युग से प्रश्न आता है, लेकिन भारतेंदु की रचनाएं जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है वहां से प्रश्न अधिकांश से पूछा जाता है। एक इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। पत्रकारिता का प्रारंभ और 19वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। पत्रिकाओं को सही क्रम में लगाने का प्रश्न पूछा जाता है, उनको पीपीटी के माध्यम से हम बता देंगे आगे कक्षाओं में। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी नवजागरण में क्या योगदान है, सरस्वती पत्रिका में क्या योगदान है, कब से कब तक संपादन कार्य किया, वहाँ से प्रश्न आता है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने इसको विस्तार से बताया था, लेकिन किसी कारणवश आवाज़ नहीं आ रही थी। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता। छायावादी काव्य में एक तो डॉक्टर नगेंद्र जी की जो परिभाषा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वो ध्यान रखनी है, विशेषकर वो परिभाषा आती है। एक दो परिभाषा और है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। छायावाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और नई कविता। नई कविता के कवि और समकालीन कविता कब 2000 तक हमें याद रखने हैं। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिताएं, वर्तमान में कोई ऐसी पत्रिकाएं चल रही हैं जो उनके बारे में भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। अधिकांशतः तो जो प्रचलित जो पत्रिकाएं हैं जैसे सरस्वती है, उदंड मारतंड पत्रिका है, आलोचना पत्रिका है, पिछली बार उससे प्रश्न भी आया था, इसका संपादन कौन रहा है कौन नहीं रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न आया था। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली है, आगे यूनिट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 3, सॉरी ये और रह गया है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। अब दोस्तों देखो इसमें क्या है, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी।
इसमें क्या है, अधिकांशतः हमारी जो इकाई 10 है उसमें इनमें से एक एक दो दो रचनाएं लगी हुई हैं। उन्हीं रचनाओं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, और या फिर प्रश्न पूछते हैं तो ये पूछते हैं यात्रा साहित्य किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, आत्मकथा जीवनी, इनकी परिभाषा दे करके या इसमें अंतर करवा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार के हिंदी साहित्य के कौन कौन से कवि या लेखक ऐसे हैं जो प्रवास में रह करके यानी कि विदेश में रहकर वे भी रह करके हमारी हिंदी भाषा का विकास कर रहे हैं। आगे हम इकाई 3 के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य शास्त्र, जो काव्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। काव्य के लक्षण कौन कौन दिए, काव्य के हेतु क्या है, और काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है, और किस कवि ने कौन सा उद्देश्य माना है, किस कवि लेखक ने, उनके बारे में 4-5 ऐसे कवि और लेखक हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जैसे मम्मट भामे, आचार्य विश्वनाथ जी, पंडित राज जगन्नाथ जी की जो परिभाषा है वो अधिकांश परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ऐसे बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, विशाल विस्तृत सिलेबस हो जाता है, लेकिन हमें कम से कम सामग्री पढ़नी है, लेकिन वो सामग्री कैसी होनी चाहिए, उचित अच्छी सामग्री होनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे अपना बेस्ट देने का, जिससे क्या है कि बच्चा कम समय में और अधिक लाभ उठाए और अपनी परीक्षा में सफल रहा। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, विशेषकर ध्वनि जो संप्रदाय है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक अलंकार से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, विशेषकर ध्वनि, अलंकार, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक रस सिद्धांत के बारे में भी कभी कभी उनका कथन आ जाता है। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। साधारणीकरण की अवधारणा क्या है, साधारणीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों ने क्या इसके विचारधारा रही है, क्या इस पर मत प्रकट किए हैं। रस निष्पत्ति के रस की उत्पत्ति कैसे होती है, किस विद्वान ने क्या उत्पत्ति मानी। इसमें जो 4 जैसे भट्ट नायक है, भट्ट लोलट है, अभिनव गुप्त है, उनके मतों के बारे में ध्यान रखना है कि उत्पत्ति किससे मानी और निष्पत्ति किस शब्द से मानी है, वहीं से प्रश्न आ जाता है। सब शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष। ज़्यादातर है इसमें क्या है, काव्य गुण किस विद्वान ने कितने माने, वहाँ से संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, प्लेटो का काव्य संबंधी जो विचार हैं, प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यता हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत से प्रश्न आता है। अरस्तु के अनुकरण, त्रासदी और विवेचन, ये सिद्धांत से प्रश्न आता है। और एक ये प्लेटो, इनसे तो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत होता है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आता है। इनका परंपरा की अवधारणा सिद्धांत लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है। आई.ए. रिचर्ड, इनका मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत। तो आई.ए. रिचर्ड जो है, इनकी क्या है, ज़्यादातर रचना धर्मता से प्रश्न आता है। इनकी रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगवा लिया जाता है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के जो परीक्षाएं हुई है, उनमें क्या है, अधिकांशतः इनके कालक्रम से संबंधित प्रश्न आए। यहाँ पर जैसे कल्पना सिद्धांत, निर्व्यक्तिक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और प्लेटो का जो काव्य संबंधी विचार है, एक त्रासदी जो सिद्धांत है अरस्तु का, वहाँ से प्रश्न। नई समीक्षा, रूसी रूपवाद, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। यहाँ से क्या है, एक ही प्रश्न बना लिया जाता है। एक में प्रतीक की परिभाषा, एक में बिंब की परिभाषा, एक में कल्पना की, एक में फैंटेसी की परिभाषा। तो इनकी परिभाषा ध्यान रखनी है, प्रतीक किसे कहते हैं, बिंब किसे कहते हैं। इकाई 4, इकाई 4 में क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि है। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली हिंदी आंदोलन। कि खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था, क्यों चलाया था, कब तक चला था।
फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रश्न आता है परीक्षाओं बार बार। एक खड़ी बोली आंदोलन से या खड़ी बोली के विकास से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारतेंदु की रचना धर्मताल से प्रश्न आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना धर्मताल से प्रश्न आता है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इनमें क्या है, गांधीवाद और अंबेडकर दर्शन से प्रश्न आता है। पिछली बार एक परीक्षा में लोहिया दर्शन से भी प्रश्न आया था कि इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, और एक मार्क्सवाद के संबंध में प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। कौन कौन से मार्क्सवादी विचारक हैं उनको या तो क्रम से लगवा लिया जाता है और या फिर मार्क्सवाद की विशेषताओं से प्रश्न आ जाता है। मनोविश्लेषणवादी विचारक, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। इसमें क्या है, दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। एक मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, इनके जो विचारक हैं उनके नाम हमें जरूर ध्यान रखने। कभी कभी तो उनमें से बेमेल पूछ लिया जाता है, जो बहुत ऊपर से प्रश्न बना लिया जाता है। इकाई जो 5 है, इकाई 5 के अंतर्गत क्या है, हमारी रचनाएं, और इन रचनाओं में इकाई 5 के अंतर्गत रचनाएं हैं, और इन रचनाओं में क्या है, जैसे यहां हम देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं। इसमें पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है। पूरा पृथ्वीराज रासो नहीं, केवल रेवा तट है, वो भी काफी बड़ा है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है, लेकिन उसमें से मुख्य मुख्य बातें हमको ध्यान रखनी है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियां हैं, इनमें से तो कम ही प्रश्न आते हैं। कभी कभी किसी पहेली को देख करके उसका अर्थ जान लिया जाता है। अमीर खुसरो की रचना धर्मता से प्रश्न आता है। विद्यापति की पदावली है, इसमें से प्रश्न आता है, और ये प्रश्न इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास में भी है, और ये यहाँ भी अपने क्या है, यूनिट जो है 5, इसमें भी दिया गया है। इसके संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा के पद 1 से लेकर के 25 तक है। यहाँ इनके पदों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि विद्यापति की पदावली का आधार क्या है, विद्यापति की पदावली में उसकी विशेषता क्या क्या है। कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद 160 से लेकर 209। जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, इसका नागमती वियोग खंड जो है वो बेहद चर्चित है। यहाँ से प्रश्न, जिस किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक लगा होता है वहाँ से प्रश्न जरूर ही आता है। और वैसे भी हिंदी साहित्य के आधार तो क्या है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो है उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। सूरदास का भ्रमर सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से लेकर के 70 तक। इसके बारे में भी क्या है, सूरदास जी की रचना धर्मता भी ध्यान रखनी है हमको। सूरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की, किस भाषा में की। भ्रमर गीत सार से प्रश्न आता ही है। भ्रमर गीत सार के जो 21 से लेकर 70 तक पद हैं उसमें किसी पंक्ति को देख करके उसमें से किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस उत्तरकांड, रामचरितमानस और ये उत्तरकांड है तुलसीदास जी का, रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वहाँ से प्रश्न आते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं को हमें ध्यान रखना है, उनका रचनाओं को लगवा लिया जाता है, रचनाओं की भाषा पूछ ली जाती है। कभी कभी तो छटनी करवा ली जाती है कि ब्रज भाषा में कौन सी रचना की और अवधि भाषा में कौन सी रचना की। बिहारी सतसई, इसमें संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके दोहे हैं 1 से लेकर के 50 तक। बिहारी जी की रचनाओं को ध्यान रखना है। बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की विशेषताओं के बारे में या कोई कथन दे करके पूछ लिया जाता है, या इनका कोई दुआ दे दिया जाता है, उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गणानंद कविद इसके संपादक हैं। विश्वनाथ मिश्र, कविद संख्या 1 से लेकर के 30 तक।
यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से लेकर 20 पद, इनके पदों के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। और ये आजकल ये ट्रेंड रहा है एनटीए नेट का, नेट एग्जाम का, कि क्या एक पंक्ति मीरा से लिए, घनानंद से, एक बिहारी से, एक सूरदास जी से, और इनको क्या है क्रॉस करवाया जाता है, मिलान करवा लिया जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जो प्रिय प्रवास रचना है 1914 में जो लिखी गई, इसमें 17 सर्ग हैं, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। प्रिय प्रवास की विषय वस्तु क्या है, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये जो कौन कौन से छंद में इसकी रचना हुई, पहला छंद, पहले जो पद हैं वो कौन से छंद में हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत का 9वां सर्ग, यहाँ से भी प्रश्न खूब आता है। इनकी रचनाओं को भी ध्यान रखना है। जिन जिन कवियों का, लेखकों का नाम अलग से दिया हुआ है, उनकी प्रत्येक रचना को ध्यान रखना है। रचना का हो सके तो हमें सन भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचना किस सन में की गई, उनका क्रम लगवा लिया जाता है। और एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेट जीआरएफ का, उसमें तो क्या है, रचनाओं का क्रम इस प्रकार से लगवाते हैं, जैसे यहाँ से भारत भारती ली, यहाँ से प्रिय प्रवास लिया, फिर कोई और रचना ले ली और उनको क्या है एक साथ रख दिया और फिर उनका क्रम लगवा लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा और एड़ा। कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, इनमें से श्रद्धा, लज्जा और एड़ा ये तो बेहद महत्वपूर्ण है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसमें से प्रश्न आता ही है। जयशंकर प्रसाद जी का प्रश्न परीक्षा में आता ही है, चाहे वो कामायनी रचना के बारे में हो, चाहे आंसू के बारे में। इनकी पंक्तियां पूछते हैं मिलाने के लिए। निराला, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो ना नाविस ठाव बंधु। एक तो जूही की कली से पहले प्रश्न आ लिया, एक जागो फिर एक बार से भी प्रश्न आ लिया है। सरोज स्मृति से सरोज के नामकरण के बारे में आया था कि निराला जी ने कौन कौन से नाम लिए हैं, कौन कौन से नहीं लिए। राम की शक्ति पूजा के बारे में ये बेहद प्रसिद्ध रचना है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, सरोज स्मृति से पूछते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी परिवर्तन प्रथम रचन। इन कविताओं की क्या है, हमें पंक्तियों को याद रखना है, उस कविता को हो सके तो पूरी पढ़ने का प्रयास करना है और इस प्रकार से पढ़ना है, उनको एक तरह से कहानी के रूप में हमें याद हो जाए, जिससे हम उसका क्रम लगा सकें। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2023 दिसंबर का, उसमें क्या है, पंक्तियां दी थी और उनको क्रम से जमाने के लिए कहा गया था। आगे आगे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या छोटी छोटी रचनाएं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये तो गीत भी चलता है। फिर बेकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दे, ध्रुव जरो जगत के जीर्ण पथ। ये छोटी छोटी रचनाएं महादेवी वर्मा की, इनको हमें क्या है याद रखना है, इनको पढ़ना है अच्छी तरह से और इनकी पंक्तियों को हो सके तो क्रम से याद रखने का प्रयास करना है और प्रत्येक पंक्ति को ध्यान रखना है। आजकल यूजीसी नेट एनटी एग्जाम का जो ट्रेंड है वो यही चल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति को, पंक्तियां दी 4-5, उनका क्रम लगवाया, यहाँ पर ये पूछ लिया है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, इस प्रकार से। यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे। ये रचना विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इसको भी थोड़ा सा देखना है। ध्रुव जरो जगत के जीर्ण पथ, हमें अर्थ याद हो चाहे नहीं हो इन रचनाओं का, लेकिन हमें ये रचनाएं आजकल क्रम से लगवाने का ट्रेंड चल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी कृति है, तृतीय अंक, नाट्य कृति है, 5 अंक के टोटल। रसमरती कर्ण के जीवन पर आधारित है। इन दोनों रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़कर जाना है, पूरी रचना को हमें पढ़ने का प्रयास करना है। अर्थ हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन हमें रचना की पंक्तियों का पता होनी चाहिए कि ये पंक्ति इस रचना में आ रही है। अब ये जैसे नाट्य कृति है तो इसके पात्रों के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उर्वशी नाटक के अंक में जो पात्र थे उनसे प्रश्न पूछा गया था, कौन सा है कौन सा नहीं। नागार्जुन, कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य। ये छोटी छोटी रचनाएं, इनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। निराला जी की, जयशंकर प्रसाद की तो खैर बड़ी है, और ये महादेव वर्मा, नागार्जुन, एक ये भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धूमिल, इनकी रचनाओं को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी रचनाएं, इनको तो हमें पूरी पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, आगे जी की कलगी बाजरे की, ये दीप अकेला, हरी घास पर छड़वर, असाध बीणा, कितनी नाव में कितनी वार। कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर छड़वर। हमें इन कविता जो काव्य संग्रह है, इनको ये भी देखना है कि ये किस काव्य संग्रह से कविता ली गई है। वहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, उनको आगे हम एक बार बताएंगे पीपीटी के माध्यम से, समय का अभाव है। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध जी की रचना है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। ये तो काफ़ी लंबी कविता है, अंधेरे में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी लगी हुई है राजस्थान में। धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये छोटी छोटी रचनाएं, इनको हमें पूरी पूरी पढ़ना है, और जितना हो सके टूटा फूटा उनका अर्थ सा भी निकाल लेना है, जिससे हमें थोड़ा समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कवि क्या बताना चाह रहे हैं। आगे आगे जो है वो इकाई 6 है। इकाई 6 के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को कम समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक जो होता है वो प्रयास करता है कि भाई विद्यार्थियों को हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट देने का प्रयास करता है। लेकिन मैंने क्या है, सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को जानना चाहिए कि सिलेबस की मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि हमने ये किताब पढ़ ली, ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, इससे पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उससे हमको सपोर्ट मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब मिलता है जब हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि इस सिलेबस में कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आता है। आगे हम इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 के जो पार्ट हैं, इसमें जो दे रखा है सिलेबस में, उसका अध्ययन करेंगे। उसको एक बार देखेंगे कौन कौन सी रचना दी हुई है, और इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है, सिलेबस के बारे में एक बार चर्चा करके जल्दी ही अगले वीडियो में। और जल्दी से जल्दी मैराथन कक्षा का आयोजन होगा, और उसमें ये भी साथ के साथ बताया जाएगा कि इस रचना से कौन सा प्रश्न आया है और आगे किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दोस्तों, हमारा यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म, यह हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी विद LK सर विद्यार्थियों के हित के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक सामग्री पहुंचाई जाए, और जिससे बच्चों का अधिक से अधिक लाभ हो। आगे हम इकाई 6 से लेकर के 10 तक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।